तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 236 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम पूरे सीन को बिल्कुल शांत चेहरे के साथ देख रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी उंगली के ऊपर जल रही काली आग एक पल के लिए तेजी से चमक उठती है और उसी पल उसका पूरा शरीर हल्का सा अकड़ जाता है। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे कसकर मुट्ठियों में बदल जाते हैं, जबकि उसकी आंखों के अंदर एक बेहद ठंडी और खतरनाक चमक उभर आती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ है जिसने उसके मन को पूरी तरह हिला दिया है। इसके बाद सीन सीधे हेवनली टूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहां आसमान के बीचों बीच एक विशाल स्क्वायर हवा में तैर रहा होता है, जबकि उसके बीचों बीच 1,00,000 फीट ऊंची एंशिएंट गॉड स्टोन स्टैचू खड़ी थी। उस पूरी हेवनली टूम के ऊपर एक हल्का लेकिन बेहद भयानक प्रेशर फैला हुआ था, जिसकी वजह से वहां मौजूद अनगिनत स्पिरिचुअल बॉडीज अपनी सोल की गहराइयों से डर महसूस कर रही थीं। उसी समय ज़ियाओयान उस स्क्वायर पर खड़ा था। उसकी नजरें सामने मौजूद उस विशाल एंशिएंट गॉड स्टोन स्टैचू पर टिकी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और पूरे सम्मान के साथ स्टोन स्टैचू को झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा और आखिरकार वो स्टैचू की चेस्ट पर बने उस होल के सामने जाकर रुक गया। उस होल की सरफेस पर पानी की लहरों जैसी हल्की सी चमक फैली हुई थी। देखने में वो लाइट बेहद साधारण और कमजोर लग रही थी, लेकिन ज़ियाओयान उसे जरा भी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ ही देर पहले इसी साधारण सी दिखाई देने वाली लाइट ने गु युआन और जू कुन जैसे पीक एक्सपर्ट्स को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी लिटिल ई भी फ्लैश होकर ज़ियाओयान के कंधे पर आ गया और प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम उसके पूरे शरीर के चारों तरफ फैलकर उसे प्रोटेक्ट करने लगी। ज़ियाओयान ने धीरे से खुद से कहा, अब जीत और हार का फैसला इसी पल पर निर्भर करेगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक दृढ़ और अटल एक्सप्रेशन उभर आया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उस स्टोन होल के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही ज़ियाओयान उस हल्की सी लाइट के आर पार गया, उसे साफ महसूस हुआ कि कोई रहस्यमयी शक्ति उसके पूरे शरीर को स्कैन कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसकी सोल भी उस इंस्पेक्शन से नहीं बच सकती। उस पल उसे ऐसा एहसास हुआ मानो उसके सारे सीक्रेट्स पूरी तरह सामने आ चुके हों। हालांकि लाइट बहुत ध्यान से उसकी जांच कर रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने ज़ियाओयान के प्रति किसी भी तरह का रिजेक्शन नहीं दिखाया। तभी अचानक ज़ियाओयान की आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई और उसके दिमाग में हल्का सा चक्कर आने लगा। ये फीलिंग कुछ ही पलों तक रही, लेकिन जब वो दोबारा पूरी तरह नॉर्मल हुआ तो उसने देखा कि उसके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों के सामने चारों तरफ सिर्फ चमचमाती हुई फ्लेम्स ही फ्लेम्स थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक विशाल फायर सी के अंदर खड़ा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस फायर सी के अंदर अलग अलग रंगों की अनगिनत हेवनली फ्लेम्स मौजूद थी। पूरा सी इतना ज्यादा कलरफुल और ब्रिलियंट था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। ज़ियाओयान धीरे से नीचे झुका और सामने तैर रही एक पर्पल फ्लेम को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिल में एक बेहद फेमिलियर फीलिंग उठी और वो अनजाने में बुदबुदाया, 3000 बर्निंग फ्लेम। इसके बाद ज़ियाओयान धीरे धीरे उस हेवनली फ्लेम सी के अंदर आगे बढ़ने लगा, जहां अनगिनत हेवनली फ्लेम्स इकट्ठी थीं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वहां मौजूद सारी हेवनली फ्लेम्स खुद उसकी तरफ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी फ्लेम्स को ज़ियाओयान से किसी तरह की नेचुरल एफिनिटी महसूस हो रही हो। तभी अचानक उस शांत फायर सी के अंदर एक बुजुर्ग आवाज गूंज उठी, जिसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान और अपनापन साफ महसूस हो रहा था। वो आवाज बोली, ऐसा लगता है कि हेवनली फ्लेम्स तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत पसंद करती हैं। इस अचानक आई आवाज को सुनकर ज़ियाओयान हल्का सा चौंक गया। उसने तुरंत अपना सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखा। कुछ दूरी पर फ्लेम्स इकट्ठी होने लगी और देखते ही देखते उन्होंने एक विशाल फायर फ्लावर बड का रूप ले लिया। वो फ्लावर बड धीरे धीरे खिलने लगी और उसके अंदर से डीप कलर्ड रोब पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति ज़ियाओयान की नजरों के सामने प्रकट हो गए। उस बुजुर्ग का चेहरा देखने में बिल्कुल साधारण था। अगर कोई उनके मल्टी कलर्ड चमकते हुए लंबे बालों को नजरअंदाज कर दे तो वो किसी आम बूढ़े इंसान से अलग नहीं लगते थे। इस समय वो फायर फ्लावर बड के अंदर आराम से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जबकि उनकी नजरें लगातार ज़ियाओयान पर टिकी हुई थी। ज़ियाओयान इस चेहरे को पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन अब तक उसने सिर्फ उनकी इल्यूजन या फेक अपीयरेंस ही देखी थी। इस बार उसके दिल ने तुरंत पहचान लिया कि उसके सामने
खड़ा व्यक्ति कोई इल्यूजन नहीं बल्कि असली टूशे एंशिएंट गॉड था, चाहे ये सिर्फ उनकी रेमिनेंट शैडो हो या सोल फ्रेगमेंट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि यही वो लेजेंडरी आखिरी डॉडी था जिसने कभी पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट पर राज किया था। जियाओ यान ने तुरंत अपने दिल के अंदर उठ रहे शौक को दबाया, फिर पूरे सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग के सामने झुककर बोला, ये जूनियर जियाओ यान एल्डर एंशिएंट गॉड को प्रणाम करता है। टूशे एंशिएंट गॉड ने हल्की सी मुस्कान के साथ जियाओ यान की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि आखिरकार वो मैंशन जिसे मैं पीछे छोड़कर गया था अब खुल चुका है। इतना कहकर उन्होंने हल्के से अपना हाथ लहराया। सामने फैला हुआ फायर सी तुरंत हिलने लगा और कुछ ही पलों में वहां एक विशाल फायर फ्लावर बड बन गई। फिर उन्होंने जियाओ यान की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ। जियाओ यान ने किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। उसका शरीर फ्लैश हुआ और सीधे उस फायर फ्लावर बड पर जाकर बैठ गया। अब वो इस लेजेंडरी व्यक्ति को इतनी नजदीक से देख रहा था कि उसके दिल में लगातार अलग अलग भाव उमड़ रहे थे। तभी उसकी नजर टूशे एंशिएंट गॉड के लंबे चमकदार बालों पर पड़ी और उसने देखा कि उन मल्टी कलर्ड हेयर के अंदर से हल्की हल्की फायर सीडलिंग्स लगातार उठ रही थी। उसी पल जियाओ यान को जू कुन की कही हुई बात याद आ गई। टूशे एंशिएंट गॉड शुरुआत में खुद एक हेवनली फ्लेम था, जिसने धीरे धीरे हेवनली फ्लेम रैंकिंग की बाकी 21 हेवनली फ्लेम्स को डिवावर किया और उसके बाद अनगिनत वर्षों तक कल्टिवेट करने के बाद आखिरकार डॉ डी रेल्म तक पहुंच गया। जियाओ यान ने जब ध्यान से उनके हेयर कलर्स गिने तो वो चौंक गया, क्योंकि उनमें ठीक 21 अलग अलग कलर्स मौजूद थे। तभी टूशे एंशिएंट गॉड मुस्कुराते हुए जियाओ यान से पूछते हैं, क्या मेरे बाद इस डॉकी कॉन्टिनेंट पर कोई नया डॉडी पैदा हुआ है? जियाओ यान कुछ पल चुप रहा, फिर सम्मान के साथ जवाब देता है, एल्डर, आज तक पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट में आपके बाद एक भी नया डॉडी पैदा नहीं हुआ। आप ही इस दुनिया के आखिरी डॉडी हैं। टूशे एंशिएंट गॉड इस जवाब को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, जैसा मैंने सोचा था। तभी जियाओ यान अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, एल्डर, क्या आपको इसकी वजह पता है? मैंने अपने एंसेस्टर से सुना था कि एंशिएंट एरा के मुकाबले आज के डॉकी कॉन्टिनेंट में कोई रहस्यमयी एनर्जी गायब हो चुकी है। इसे सुनकर टूशे एंशिएंट गॉड हल्के से हंस पड़े और बोले, तुम्हारे एंसेस्टर काफी सक्षम थे। उन्होंने वास्तव में इस रहस्य को महसूस कर लिया था। फिर उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है कि समय के साथ साथ डॉकी कॉन्टिनेंट से एक बेहद महत्वपूर्ण चीज धीरे धीरे खत्म हो गई और वही चीज डॉ डी बनने की सबसे जरूरी शर्त थी। अगर वो मौजूद न हो तो चाहे किसी का टैलेंट कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, वो हमेशा डॉ डी के दरवाजे के सामने ही रुक जाएगा। जियाओ यान ने तुरंत पूछा, आखिर वो चीज क्या है? टूशे एंशिएंट गॉड ने शांत आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, ओरिजिन। जियाओ यान हैरान होकर दोबारा पूछता है, ओरिजिन? तब टूशे एंशिएंट गॉड समझाते हुए कहते हैं, एंशिएंट एरा में कुछ लोग इसे ओरिजिन की कहते थे। ये एक बेहद रहस्यमयी एनर्जी थी जो दुनिया के बनने के समय पैदा हुई थी। केवल उसी ओरिजिन की को एब्जॉर्ब करने के बाद ही कोई व्यक्ति डॉ डी के अंतिम बैरियर को पार कर सकता था। हर प्लेन के क्रिएशन के समय कुछ ओरिजिन की पैदा होती थी, लेकिन एक बार बनने के बाद उसे दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जितनी ओरिजिन की इस्तेमाल होती गई उतनी हमेशा के लिए इस दुनिया से कम होती गई। डॉ डी इस दुनिया से भी ऊपर की एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए हर बार जब कोई नया डॉ डी पैदा होता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में ओरिजिन की कंज्यूम कर देता है। लेकिन क्योंकि उसका कोई रिप्लेनिशमेंट नहीं होता, इसलिए आखिरकार एक समय ऐसा आ गया जब डॉकी कॉन्टिनेंट की सारी ओरिजिन की पूरी तरह खत्म हो गई और यही असली वजह है कि आज इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी डॉ डी नहीं बन पा रहा। टूशे एंशिएंट गॉड की बात सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि ये सचमुच ऐसी स्थिति थी जहां पुराने लोगों ने उसका लाभ उठा लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एंशिएंट एरा के सभी डॉ डी लगातार ओरिजिन की का इस्तेमाल करते रहे और आखिरकार उसे पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसकी कीमत अब बाद की पीढ़ियों को चुकानी पड़ रही है। तभी शाओ यान ने गहरी सांस लेकर दोबारा मेन टॉपिक पर आते हुए कहा, एल्डर, आपके द्वारा छोड़ी गई डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल अब किसी और के हाथ लग चुकी है। वो व्यक्ति इस समय पूरे सेंट्रल प्लेन्स में मैसेकर कर रहा है और अनगिनत लोगों की एनर्जी को फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करके उस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल का फाइनल स्टेप पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए अब सबसे जरूरी बात यही है कि मैं डाओ डी बनकर हुन टीएनडी को रोक सकूं। टूशे एंशिएंट गॉड हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, उस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के अंदर वास्तव में ओरिजिन की एक ट्रेस मौजूद है।
अगर वो व्यक्ति सच में उसकी रिफाइनमेंट का फाइनल स्टेप पूरा करने में सफल हो गया तो उसके डाओ डी बनने की संभावना बिल्कुल असंभव नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सीधे शाओ यान की आंखों में देखा और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। शाओ यान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान के साथ कहा, एल्डर, मैं आपसे सहायता की प्रार्थना करता हूँ। इस समय पूरा डाउची कॉन्टिनेंट एक भयानक डिजास्टर का सामना कर रहा है। अगर हुन टीएनडी सफल हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। टूशे एंशिएंट गॉड हल्के से हंस पड़े और बोले, मुझे इस दुनिया पर आने वाली डिजास्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी तो पता ही है, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ तक पहुंचने में सफल हुए हो, इसका मतलब यही है कि तुम मेरी इनहेरिटेंस पाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो। अगर तुम सफल हुए तो मेरी सारी विरासत तुम्हारी होगी। ये सुनते ही शाओ यान के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत झुककर कहा, एल्डर, आपके इस फेवर के लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। टूशे एंशिएंट गॉड ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल शाओ यान के शरीर के अंदर से पिंक कलर की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर निकल आई और कुछ ही पलों में वो फायर बेबी लिटिल यी का रूप लेकर टूशे एंशिएंट गॉड की हथेली पर आ गया। टूशे एंशिएंट गॉड ने लिटिल यी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, बहुत समय हो गया हमारी आखिरी मुलाकात के बाद। लिटिल यी का छोटा सा चेहरा तुरंत ठंडे गुस्से और नफरत से भर गया। वो लगातार टूशे एंशिएंट गॉड को घूर रहा था, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो अपनी एंशिएंट मेमोरीज को पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में सिर्फ इतना बचा था कि इस व्यक्ति को देखकर उसे फियर भी महसूस होती है और एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड इमोशन भी। टूशे एंशिएंट गॉड ने लिटिल यी की आंखों में मौजूद हेट्रेड को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। टूशे एंशिएंट गॉड ने लिटिल यी की आंखों में मौजूद नफरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्होंने धीरे से अपनी नजर शाओ यान की तरफ घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शरीर के अंदर मुझे एक बेहद फेमिलियर फीलिंग महसूस हो रही है। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुमने जरूर किसी ऐसे मिस्टीरियस की मेथड की कल्टीवेशन की है जो हेवनली फ्लेम्स को डिवावर कर सकती है। ये सुनते ही शाओ यान हल्का सा चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि इस लेजेंडरी डाओ डी के सामने कोई भी सीक्रेट छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए उसने बिना कुछ छिपाए धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। टूशे एंशिएंट गॉड मुस्कुराते हुए बोले, वो की मेथड वास्तव में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बैक देन मैं भी अपनी फ्यूचर अचीवमेंट तक सिर्फ उसी की वजह से पहुंच पाया था। शाओ यान ये सुनते ही पूरी तरह शॉक हो गया। उसने तुरंत हैरानी से पूछा, एल्डर, क्या फ्लेम मंत्र वास्तव में आपकी ही बनाई हुई की मेथड है? शाओ यान को ऐसा लग रहा था कि केवल टूशे जेंट जैसा लेजेंडरी एक्सपर्ट ही इतनी अद्भुत कल्टीवेशन टेक्निक बना सकता है। लेकिन उसकी बात सुनकर टूशे एंशिएंट गॉड हल्के से हंस पड़े और बोले, नहीं, इस बार तुम्हारा अनुमान गलत है। जिस फ्लेम मंत्रा की तुम बात कर रहे हो उसका क्रिएटर मैं नहीं हूँ। जब मेरी सोल और इंटेलिजेंस पहली बार पैदा हुई थी तब मैं पूरी तरह लॉस्ट स्टेट में इधर उधर भटक रहा था। उसी दौरान मुझे संयोग से ये की मेथड मिली थी। मैंने उसी की मदद से हेवनली फ्लेम्स को डिवावर करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी एवोल्यूशन होती चली गई। अगर सच कहूं तो मेरी आज की सारी अचीवमेंट में इस की मेथड का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि मैं भी हमेशा उसके क्रिएटर के बारे में क्यूरियस रहा हूँ, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी मैं उससे कभी नहीं मिल पाया। टूशे एंशिएंट गॉड की ये बात सुनकर शाओ यान की आंखें पूरी तरह फैल गई। उसके दिल के अंदर जोरदार हलचल मच गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्लेम मंत्रा का टूशे एंशिएंट गॉड के साथ इतना गहरा कनेक्शन होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसका क्रिएटर कोई और था, और वो व्यक्ति इतना महान था कि उसने ऐसी टेक्निक बनाई जिसकी मदद से एक साधारण हेवनली फ्लेम आखिरकार पूरे डाउची कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली डाओ डी बन गया। शाओ यान के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो रहस्यमयी क्रिएटर कौन था जिसने इतनी असंभव कल्टीवेशन टेक्निक बनाई। तभी टूशे एंशिएंट गॉड हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कई सालों बाद आज किसी से इतनी लंबी बातचीत हुई है। शायद इसी वजह से मैं जरूरत से ज्यादा बातें कर गया। इतना कहकर उन्होंने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। अगले ही पल पूरा ब्रिलियंट सी ऑफ फायर जोर से कांप उठा। अनगिनत हेवनली फ्लेम्स तेजी से इकट्ठी होने लगी। फिर उन फ्लेम्स ने एक विशाल फायर ड्रैगन का रूप लिया और कुछ ही क्षणों बाद वो फायर ड्रैगन सिकुड़कर एक मुट्ठी जितने साइज वाले बेहद चमकदार लोटस में बदल गया।
उस ब्रिलियंट लोटस की सरफेस पर अनगिनत छोटी छोटी फायर सीडलिंग्स लगातार लहरा रही थीं। फिर टूशे एंशिएंट गॉड ने उस लोटस को शाओ यान की तरफ बढ़ाते हुए शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मेरी इनहेरिटेंस इसी लोटस के अंदर मौजूद है। अब तुम डाओ डी बन पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी फेट और तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। जैसे ही शाओ यान की नजर आग के समंदर के ऊपर तैरते हुए उस चमकदार फायर लोटस पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट अपने आप दिखाई देने लगती है, क्योंकि इस वक्त पूरे डाओ ची कॉन्टिनेंट में अब एक भी ओरिजिन की बाकी नहीं बची थी। और इसका सीधा मतलब यह था कि अब इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी ताकत के दम पर डाओ डी रेल्म तक नहीं पहुंच सकता था। हुन टीएनडी पहले ही डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल हासिल कर चुका था और उसी पिल की वजह से उसके पास डाओ डी बनने का मौका मौजूद था। दूसरी तरफ शाओ यान और पूरी अलायंस आर्मी की आखिरी उम्मीद सिर्फ एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस पर टिकी हुई थी, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में अब डाओ डी बनने के सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। पहला डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल और दूसरा एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस, क्योंकि पूरी दुनिया में बची हुई आखिरी दो ओरिजिन की सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर मौजूद थी। तभी टूशे एंशिएंट गॉड हल्की सी मुस्कान के साथ शाओ यान की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी इनहेरिटेंस को पाने के लिए तुम्हारा दिल पत्थर की तरह अटल होना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर एक भी थॉट बाकी रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद वो अपनी उंगली हल्के से हिलाता है और वो चमकदार फायर लोटस धीरे धीरे नीचे उतरते हुए शाओ यान के सिर के ऊपर आकर रुक जाती है। शाओ यान गहरी सांस लेता है, अपने मन की सारी बेचैनी और सारे डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह खत्म कर देता है। उसका डिटर्मिनेशन अब पूरी तरह मजबूत हो चुका था। तभी वो फायर लोटस एक रहस्यमयी लाइट छोड़ना शुरू करती है और अगले ही पल वो सीधे शाओ यान की स्किन के अंदर प्रवेश करके उसके माइंड के भीतर पहुंच जाती है। फायर लोटस के अंदर जाते ही शाओ यान का पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। उसी क्षण एक ऐसी एंडलेस एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है जिसकी ताकत किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वो एनर्जी इतनी तेजी से फैलती है कि एक पल के अंदर ही उसकी सारी वेन्स बुरी तरह फूल जाती हैं। उसकी हर मेरिडियंस में असहनीय दर्द फैल जाता है। उसके शरीर के हर पोर से पसीना नदी की तरह बहने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है। जो शरीर पहले मजबूत और संतुलित था, अब वो सिर्फ हड्डियों पर खाल चढ़ी हुई एक कमजोर बंदर जैसी हालत में बदल जाता है। दर्द इतना भयानक था कि उसका पूरा चेहरा बुरी तरह विकृत हो जाता है। पसीना वाटरफॉल की तरह लगातार बह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ टूशे एंशिएंट गॉड बिल्कुल शांत खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा सा भी परिवर्तन नहीं था, क्योंकि अगर शाओ यान शुरुआत के इस पहले चरण को भी सहन नहीं कर सकता तो इनहेरिटेंस पाने की बात ही करना बेकार था। इसी दौरान आग के समंदर के बीच शाओ यान का शरीर लगातार सिकुड़ता रहता है। तभी अचानक उसकी दोनों आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी दोनों आंखें फटकर ब्लड फॉग में बदल जाती हैं। उसके बाद उसके पूरे शरीर से एक के बाद एक जोरदार एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और आखिरकार एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस की उस भयावह ताकत के सामने उसका फिजिकल बॉडी और उसकी सोल पूरी तरह फटकर ब्लड फॉग में बदल जाती है। ये नज़ारा देखकर टूशे एंशिएंट गॉड की भवें हल्की सी सिकुड़ जाती है, क्योंकि अब इनहेरिटेंस का असली चरण शुरू हो चुका था। अगर इस समय शाओ यान वही नहीं कर पाया जो उसने पहले कहा था, तो सिर्फ इनहेरिटेंस फेल नहीं होती, बल्कि उसका फिजिकल बॉडी और उसकी सोल दोनों हमेशा के लिए बुरी तरह डैमेज हो जाते। उसी समय शाओ यान की सोल उस चारों तरफ फैली हुई ब्लड फॉग को देखती है। उसके अंदर एक बहुत गहरी कमजोरी पैदा होने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो धीरे धीरे गहरी नींद में डूब जाना चाहता हो। लेकिन जैसे ही ये फीलिंग पैदा होती है, उसी पल शाओ यान पूरी तरह होश में आ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अगर उसने अभी अपनी कॉन्शियसनेस खो दी तो उसकी सोल भी धीरे धीरे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तभी वो अपने अंदर सोचता है, मेरा फिजिकल बॉडी इतना मजबूत नहीं था कि वो इस इनहेरिटेंस की ताकत को सहन कर सके, लेकिन अब जबकि मेरा शरीर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मैं इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कैसे करूंगा। इस समय उसकी सोल एक ट्रांसपेरेंट लाइट क्लस्टर के रूप में मौजूद थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि बिना फिजिकल बॉडी के वो इनहेरिटेंस एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। लेकिन नया फिजिकल बॉडी बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसमें बहुत सारे कठिन स्टेप्स लगते थे और इस वक्त उसके पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं था। तभी अचानक उसके माइंड में टूशी एंशिएंट गॉड की कही हुई बात फिर से गूंजने लगती है, दिल पत्थर की तरह मजबूत होना चाहिए। जब तक एक भी थॉट बाकी रहेगा,
तब तक तुम्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। यही शब्द उसके माइंड में बार बार गूंजते रहते हैं और अचानक उसे इन शब्दों का असली मीनिंग समझ में आने लगता है। जैसे ही उसे ये ट्रूथ समझ आता है, उसकी सोल के रूप में मौजूद लाइट क्लस्टर तेज चमकने लगती है। उसकी सोल के अंदर से एक बेहद ब्रिलियंट लाइट बाहर निकलती है और अगर कोई उस लाइट को ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि वो वही फायर लोटस सीड था। जैसे ही वो ब्रिलियंट लाइट बाहर आती है, चारों तरफ फैली हुई ब्लड फॉग अपने आप एक अजीब तरीके से वापस इकट्ठा होने लगती है। अगले ही पल एक ऐसा सीन दिखाई देता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए, क्योंकि वो सारी ब्लड फॉग तेजी से उसकी सोल के चारों तरफ जमा होकर फिर से एक नया फिजिकल बॉडी बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही पलों के अंदर शाओ यान का शरीर पूरी तरह दोबारा तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार उसका नया फिजिकल बॉडी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अपना नया शरीर महसूस करते ही शाओ यान के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसी समय उसे आखिरकार पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। डिस्ट्रक्शन के अंदर ही क्रिएशन छिपी हुई है। मुझे बार बार अपना नया फिजिकल बॉडी बनाना होगा ताकि वो धीरे धीरे इस इनहेरिटेंस की ताकत के अनुसार खुद को अडेप्ट कर सके। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल फायर लोटस फिर से पहले की तरह एक ऐसी भयानक शक्ति छोड़ती है जिससे पूरी दुनिया कांप सकती थी। और उस एनर्जी के सिर्फ एक अटैक से शाओ यान का अभी अभी बना नया फिजिकल बॉडी दोबारा फटकर ब्लड फॉग में बदल जाता है। इस बार तो उसकी सोल तक को असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन अब शाओ यान घबराता नहीं है, क्योंकि उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो अपने माइंड को पूरी तरह फोकस्ड रखता है, अपने अंदर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आने नहीं देता। और जैसे ही उसकी विल अटल बनी रहती है, वैसे ही चारों तरफ फैली ब्लड फॉग फिर से इकट्ठा होकर पहले से भी ज्यादा मजबूत एक नया फिजिकल बॉडी तैयार करना शुरू कर देती है। तभी आग के उस अथाह समंदर के भीतर लगातार धीमी लेकिन भारी आवाजें गूंजने लगती है। शाओ यान का शरीर बार बार बनता और अगले ही पल पूरी तरह फट जाता, फिर दोबारा बनता और फिर से नष्ट हो जाता। ये सिलसिला बिना रुके लगातार चलता रहता है। ऐसा लग रहा था मानो डिस्ट्रक्शन और रीबॉर्थ का एक परफेक्ट साइकिल बन चुका हो। हर बार उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत बनता, लेकिन फायर लोटस की इनहेरिटेंस एनर्जी उसे फिर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती। दूर खड़े टूशी एंशिएंट गॉड ये सब शांत चेहरे के साथ देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो संतुष्टि से सिर हिलाते हुए सोचते हैं कि इस लड़के की कॉम्प्रिहेंशन सच में कमाल की है। इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी टैलेंट नहीं, बल्कि उसका पत्थर जैसा अटल डिटर्मिनेशन और कभी हार ना मानने वाली परसिवियरेंस है। फिर टूशी एंशिएंट गॉड हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहते हैं कि लगता है मेरी जिम्मेदारी अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। उनकी आवाज में एक अजीब सी राहत साफ महसूस हो रही थी। समय लगातार बीतता रहा और शाओ यान की ट्रेनिंग बिना रुके चलती रही। देखते ही देखते हेवनली टूम के अंदर पूरा 1 साल गुजर गया। लेकिन इस 1 साल के दौरान शाओ यान ने न जाने कितनी बार अपनी मौत देखी और कितनी बार दोबारा जन्म लिया। डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का ये अंतहीन साइकिल हजारों नहीं बल्कि अनगिनत बार दोहराया गया। यहाँ तक कि इतनी मजबूत विल रखने वाला शाओ यान भी इस लगातार चलने वाली पीड़ा के कारण मानसिक रूप से थकने लगा। उसका माइंड धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा था, लेकिन उसकी सोल के अंदर मौजूद वो आखिरी थॉट अब भी पूरी मजबूती से कायम था। वही एक इच्छा, वही एक संकल्प उसकी सोल की रक्षा कर रहा था। और उसी एक थॉट की बदौलत उसका फिजिकल बॉडी हर बार टूटने और दोबारा बनने के बाद इनहेरिटेंस एनर्जी के अनुसार खुद को थोड़ा और अडेप्ट करता जा रहा था। लेकिन इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद भी इस कठिन परीक्षा का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर लगातार डिस्ट्रॉय होता और फिर से रीबर्थ लेता रहता। ये साइकिल बिना किसी रुकावट के चलता ही जा रहा था। दूसरी तरफ हेवनली टूम का 1 साल डोकी कॉन्टिनेंट के हिसाब से सिर्फ 2 महीने के बराबर था। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मच चुकी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुन क्लैन द्वारा बनाई गई विशाल फॉर्मेशन अब पूरे सेंट्रल प्लेन्स को पूरी तरह कवर कर चुकी थी। इस फॉर्मेशन की वजह से पूरा सेंट्रल प्लेन्स एक ऐसी डेथ जोन में बदल चुका था जहां से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता था। पहले जो आसमान नीला और साफ दिखाई देता था, अब वो पूरी तरह घने ब्लड क्लाउड से ढक चुका था। सूरज की रोशनी उन ब्लड क्लाउड्स को चीरकर जमीन तक पहुंच तो रही थी, लेकिन उसकी चमक अब सुनहरी नहीं बल्कि डरावनी ब्लड रेड लाइट जैसी लग रही थी। पूरे सेंट्रल प्लेन्स के हर कोने में खून की गंध फैल चुकी थी। समय समय पर उन ब्लड क्लाउड्स के अंदर से ब्लड लाइट की अनगिनत किरणें नीचे जमीन की तरफ गिरती थी और जहां जहां वो ब्लड लाइट गुजरती वहां सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती। चारों तरफ खून नदियों की तरह बहने लगता। ये सचमुच पूरी दुनिया पर आई हुई एक भयानक कैलामिटी थी।
शुरुआत में सेंट्रल प्लेन्स के अनगिनत सेक्ट्स और फैक्शंस हुन क्लैन की इस हरकत से बेहद गुस्से में थे। उन्होंने एकजुट होकर उस विशाल फॉर्मेशन पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने पूरी ताकत के साथ अटैक किया तो फॉर्मेशन के अंदर से निकली ब्लड लाइट ने उनकी अधिकांश सेना को उसी जगह खत्म कर दिया। उस विनाशकारी ताकत के सामने उनका कोई भी अटैक काम नहीं आया। उसी समय सभी लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि हुन क्लैन के मेथड्स कितने क्रूअल और कितने पावरफुल हैं। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि समय समय पर आसमान से गिरने वाली ब्लड लाइट पूरे इलाके में मौत बरसाने लगी थी। इसलिए सेंट्रल प्लेन्स के अनगिनत सेक्ट्स और फैक्शंस के पास अपना स्थान छोड़कर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, और उन सब का आखिरी डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही जगह थी, स्काई मैंशन अलायंस का हेडक्वार्टर्स। क्योंकि इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में अब सिर्फ वही एकमात्र इलाका बचा था जहां ब्लड लाइट का असर रोका जा सकता था। इसलिए सिर्फ एक महीने के अंदर स्काई मैंशन अलायंस के आसपास हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इकट्ठा हो गए। हजारों किलोमीटर तक सिर्फ लोगों का समंदर दिखाई देने लगा। जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ इंसानों की भीड़ नजर आती थी। पूरा सेंट्रल प्लेन्स अब पूरी तरह केओस में डूब चुका था। स्काई मैंशन अलायंस भी इन सभी सेक्ट्स और फैक्शंस की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को संभालना उनके लिए भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार अलायंस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसलिए गुआयान, अलायंस के सभी एक्सपर्ट्स और बाकी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से एक विशाल डिफेंसिव बैरियर तैयार किया, जिसने स्काई मैंशन अलायंस के चारों तरफ लगभग 5000 किलोमीटर तक के इलाके को कवर कर लिया। इस बैरियर की वजह से ब्लड लाइट को कुछ हद तक रोका जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां मौजूद जगह उन लाखों लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। सेफ एरिया बहुत छोटा पड़ चुका था। इसी वजह से अलग अलग सेक्ट्स और फैक्शंस उस सुरक्षित जगह पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। पहले छोटी छोटी बहसें हुई, फिर वो बहसें खूनी संघर्ष में बदल गई। लोग अपने परिवार और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का खून बहाने लगे। हर तरफ लड़ाइयां शुरू हो गई। हजारों लोग मारे गए और अनगिनत घायल हो गए, लेकिन अलायंस आर्मी इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस समय उनकी सारी ताकत सिर्फ उस डिफेंसिव बैरियर को बनाए रखने में लगी हुई थी। उन्होंने जितना कर सकते थे उससे ज्यादा पहले ही कर दिया था। मौत का डर इंसान से हर तरह का ऑर्डर और डिसिप्लिन छीन लेता है, और इस समय सेंट्रल प्लेन्स में भी बिल्कुल यही हो रहा था। दूसरी तरफ लोगों की रक्षा करने के साथ साथ गुआयान, ज़ूकुन और अलायंस के बाकी सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स ने कई बार मिलकर हुनतिएंडी को रोकने की कोशिश भी की। उनका मकसद साफ था, वो हुनतिएंडी को पूरी दुनिया की अनगिनत जिंदगियों की ब्लड की का इस्तेमाल करके डी टियर मेडिकल पिल को पूरी तरह कंप्लीट करने से रोकना चाहते थे। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ फेलियर ही मिला, क्योंकि हुनतिएंडी जिस फॉर्मेशन की रक्षा कर रहा था वो कोई साधारण फॉर्मेशन नहीं थी। उसने पहले ही अनगिनत लोगों के ब्लड और की को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, और ऊपर से उसकी रक्षा खुद हुनतिएंडी कर रहा था। ऐसी स्थिति में उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना लगभग असंभव था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और उसके साथ साथ सेंट्रल प्लेन्स का हाल भी लगातार बदतर होता गया। जो धरती कभी प्रॉस्पेरिटी और लाइफ से भरी रहती थी, अब वहां सिर्फ बर्बादी, वीरानी और मौत दिखाई देती थी। जहां कभी शहर बसते थे वहां अब सिर्फ खामोशी थी। जहां कभी लोग हंसते थे वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई देती थी। पूरा सेंट्रल प्लेन्स ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ चुका हो, जैसे दुनिया का अंत आ चुका हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसमान में फैले ब्लड क्लाउड्स के अंदर से निकलने वाली ऑरा और भी ज्यादा भयानक, और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस होती चली गई। उस ऑरा को महसूस करके हर इंसान के दिल में होपलेसनेस बढ़ती जा रही थी। सभी लोग अच्छी तरह समझ चुके थे कि जिस दिन उस ब्लड क्लाउड के अंदर छिपा हुआ डेमन पूरी तरह बाहर आ जाएगा, उसी दिन सेंट्रल प्लेन्स का अंत निश्चित हो जाएगा। उस समय इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था जो इस आने वाली डिजास्टर को रोक सके। हर कोई सिर्फ बेबसी के साथ आसमान की तरफ देख रहा था और महसूस कर रहा था कि हवा में मौजूद ब्लडी ऑरा हर पल पहले से ज्यादा डेंस और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ब्लड क्लाउड्स ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था, और सेंट्रल प्लेन्स पर विनाश की अंतिम कैलामिटी धीरे धीरे पूरी तरह उतर रही थी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।